अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो ये है कि जो फ़र्क क्या है री इन्फेक्शन में और लॉन्ग कोविड में, एक तो ये बात करनी है। और दूसरा ये है कि आजकल दुनिया में एक और बात हो रही है कि क्या जो इम्यूनिटी पासपोर्ट हैं वो पॉसिबल है कि जैसे हम पासपोर्ट यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्या कोई ऐसा भी आने वाले दिनों में एक कोई कार्ड ऐसा होगा, कोई ऐसी एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा कि जो दुनिया में बता सके कि हम इम्यून हैं कोरोना वायरस से, तो जिसको हम इम्यूनिटी पासपोर्ट कहते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूंगा कि यूट्यूब ने कल मुझे एक मैसेज भेजा है कि आपका ये जो 2020 का साल है ये यूट्यूब पे कैसा रहा। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मेरे सामने कोई एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं थी पाकिस्तानी किसी यानी कि ऐसे डॉक्टर की कि जो कि गुज़िश्ता 15 साल से क्लिनिकल साइड पे काम कर रहा और उसका कोई यूट्यूब चैनल हो कि इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे चलाते हैं, किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सिर्फ एक आइडिया था जहन में कि दो चीज़ें ऐसी हैं मेरी नज़र में, ज़ाहिर है उनका क्योंकि मेरे फील्ड से ताल्लुक़ है, कि एजुकेशन और हेल्थ, ये मेरा ये ख्याल है कि ये बुनियादी इंसानी हक है और किसी भी सूरत इन दो चीज़ों को यानी तालीम और जो सेहत है, इनको किसी भी सूरत इस चीज़ के साथ हमें अटैच नहीं करना चाहिए कि कौन कितना अमीर गरीब है, कौन कहाँ से किसका ताल्लुक़ है तो उसको मिलेगी और फ़लाँ को नहीं मिलेगी। तो ये बुनियादी एक वो चीज़ थी जिसके मुताबिक मैं चलता रहा हूँ और क्योंकि पढ़ाता भी रहा हूँ 5 साल मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो इसी बुनियाद पे ये चैनल मैंने क्रिएट किया था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो कि जहाँ पे लोग इसलिए एजुकेशन या हेल्थ के बारे में ना जान सकें कि उनके ऊपर कोई पाबंदी हो। तो जो यूट्यूब ने मुझे मैसेज भेजा है वो बताया है कि आपका 2020 का ये साल आपका चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा है। तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है जिसका ताल्लुक आप लोगों से है कि इस चैनल की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल आप लोगों ने कैसे प्ले किया है, जो मेरे लिए भी बहुत हैरानकुन तरीन बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरे तकरीबन 1,53,000 सब्सक्राइबर हुए हैं इस चैनल पे। मैं छोटे चैनल की बात नहीं कर रहा जिस पे 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो यूट्यूब ने बताया है, ये जो आप देख भी रहे हैं कि आप लोगों ने तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स दिए हैं चैनल पे, 68,000 जो से ज़्यादा मरतबा आपने कमेंट्स किए हैं और ख़ास तौर पे जो चैनल की ग्रोथ आप लोगों ने की है उसमें 4,80,000 से ज़्यादा मरतबा आपने वीडियोस को शेयर किया मेरी इस चैनल से, जो बुनियाद बना है इस कामयाबी की। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, जो लॉन्ग कोविड और री इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो ये जाने कि री इन्फेक्शन होती क्या है। री इन्फेक्शन जैसे नाम से भी जाहिर है कि इन दोबारा कोरोना वायरस की इन्फेक्शन का हो जाना। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो पूरी दुनिया में अभी 69 के करीब जो री इन्फेक्शन के केसेस पे डिबेट होती है, उनमें से अक्सरियत वो है कि जिसमें वायरस जब दोबारा हुआ है तो उसमें किसी हद तक कोई जीनियाती तब्दीली आ चुकी थी, और ये होता भी ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। वो उसकी वजह यह है कि जब वायरस किसी भी इंसान में जाता है तो बहुत तेजी से वहां पे ये मल्टीप्लाई होता है, ये तकसीम दर तकसीम होता है, ये रेप्लिकेट होता है, और उस तकसीम के अमल के दौरान इसमें किसी ना किसी हद तक तब्दीली जरूर आती है। जाहिर है कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, लेकिन अगरचे ये हम पूरी दुनिया में कहते हैं कि री इन्फेक्शन बहुत कम है और इसमें हकीकत भी है, लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया के अक्सर जो ममालिक हैं उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो जीन एनालिसिस करें पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा इसका वायरस का, ताकि पता चले कि ये री इन्फेक्शन का केस है। अगर री इन्फेक्शन को हम समझ सकें तो वो री इन्फेक्शन क्या है कि किसी को अलामात आई कोरोना वायरस की, ख़ास तौर पे जैसे हम बातें करते रहते हैं कि बुखार है, जिस्म में दर्द है, खांसी है, खुश्क ख़ास तौर पे, थकावट है, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट का जाना है, पेट का ख़राब होना है, उल्टी या लूज मोशन का आना है, उसके बाद वो पीसीआर पॉजिटिव आ जाए किसी का, फिर इलाज हो, अगर जीन स्टडी हो गई तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो शख्स इस बीमारी से निकल आए और पीसीआर नेगेटिव हो जाए,
उसके कुछ अरसे के बाद, जो कुछ भी अरसा हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा उस शख्स को इनमें से कोई एक या ज्यादा अलामात आए, पीसीआर पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि दोबारा इन्फेक्शन तो हुई है। लेकिन दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे क्योंकि जीन स्टडीज भी की जाती हैं, तो उससे किसी हद तक अंदाजा हो जाता है कि ये वायरस की स्ट्रेन डिफरेंट स्ट्रेन है, थोड़ी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन क्योंकि दुनिया के अक्सर ममालिक में ये चीज नहीं है, तो ये कहा जाता है कि केसेस बहुत कम हैं। लेकिन कम अज कम री इन्फेक्शन में जो मरीज जिनको री इन्फेक्शन होता है, उनको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये बहुत खतरनाक नहीं होती जब दोबारा होती है किसी को। बहुत कम लोगों में चांसेस होती है कि ये सवेयर हो। और अगर दुनिया में एक डेथ भी हुई थी नेदरलैंड में, तो उसकी भी वजह ये थी कि एक तो वो बहुत बूढ़ी खातून थी, 89 ईयर्स एज थी, और दूसरा उनको कैंसर की, ब्लड कैंसर की एक ऐसी बीमारी थी कि जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। तो सेकंड टाइम जब उनको कोविड, इस वजह से कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हुई थी कीमोथेरेपी के बाद, तो उनके लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। तो इसमें अगर एक चीज जो आप समझ सकते हैं, जो आप लोगों को लेसन मिल सकता है इस बात से सारी से, वो ये है कि अगर आपको जिंदगी में पहले कोरोना हुआ है और आपको गुजर चुके हैं 4 से 6 महीने हो चुके हैं, तो फिर आपको मुहतात रहना ही बेहतर है। चांसेस कम होते हैं री इन्फेक्शन के, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि री इन्फेक्शन नहीं होती। तो वो तमाम लोग जिनको ये इतना अरसा हो चुका है, बेहतर ये है कि वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर जिसकी हम अक्सर बात करते हैं और जो हमने फॉलो करने हैं जब तक हमें वैक्सीन लग नहीं जाती, तो वो मास्क का पहनना जब क्राउडिंग में जाए, क्राउडिंग को अवॉइड करना, और हाथों को साबुन और पानी से धोना, या फिर जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होते हैं उनसे 20 सेकंड के लिए हाथों को रब करना। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, वो है इम्यूनिटी पासपोर्ट। क्योंकि पिछले दिनों बरतानिया में एक वाकया हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, आपस में भी और मुझसे भी शेयर किया, कि बरतानवी हुकूमत एक कार्ड दे रही है लोगों को, जिसके ऊपर शख्स का नाम, उसकी पर्सनल डिटेल्स और उसका जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, उसके बारे में दर्ज हैं बातें। लेकिन उसमें खसूसी तौर पे जो दुनिया लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए तवज्जो का बाइस बनी है जो बात, वो ये है कि वहां पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि आपने ये कार्ड हर वक्त अपनी जेब में या वॉलेट में जरूर रखना है। तो जिसके बाद से ये जहन में आया कि कहीं दुनिया उस तरफ तो नहीं जा रही कि जिनको वैक्सीन लगेगी उनको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे जो बताएगा कि आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। क्योंकि इससे पहले 2 ऐसे मुल्क हैं जो एक ऐसा काम कर रहे थे जिसको WHO हरगिज उसको सपोर्ट नहीं करती, एक आइसलैंड है और एक हंगरी है। वो लोग ये कहते थे कि अगर आपको पिछले 4 से 6 महीने में कोविड हुआ है, आप उससे रिकवर हुए हैं और आप एक टेस्ट करवाते हैं और उसमें आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, तो आप उनके मुल्क में ट्रेवल कर सकते हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। बल्कि आइसलैंड तो यहां तक करता है कि जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हों वो उनको मास्क पहनने से भी एग्जेम्प्ट कर देता है कि उनको जरूरी नहीं होता कि वो मास्क भी पहने। लेकिन WHO का ये कहना है कि वो इस तरह की कोई इजाजत ना दी है उसने पहले, और ना वो इस चीज को इंडोर्स करता है, ना इसका साथ देता है। उसकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि ये तफरीक एक तो फर्क डालेगी लोगों में, और लोग फिर इन्फेक्शन को कैरी करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अगर उससे जल्दी से निकलते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज उनकी पॉजिटिव आ जाती है, तो उनके ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी। तो ये थी पहले की बात। लेकिन जो अभी ये डॉक्यूमेंट की बात मैंने की है यूके की, तो इससे मुतालिक एक दुनिया की एक बड़ी मशहूर एयरलाइन है एयर एशिया। उसका ये एयर एशिया जो है ये मलेशिया की है। उसके जो CEO से यही सवाल पूछा गया कि क्या आपको कुछ है अंदाजा कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की सूरत हाल बनेगी कि लोगों से पूछा जाएगा कि आपको वैक्सीन लगी हुई है नहीं लगी हुई। तो उस पर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दिया कि देखें, जो एयरलाइंस हैं वो ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाएंगी, लेकिन हो सकता है कि वो ममालिक जहां पे ये मुसाफिर सफर करके जाएं तो वो ऐसी कोई पाबंदी लगाएं, या कुछ जो बिजनेसेस हैं, कुछ कारोबार हैं, वो अब कुछ एम्प्लॉइज पे ये पाबंदी लगाएं कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई तो आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं हमारे साथ, या फिर कारोबार में शरीक हो सकते हैं। एक मिसाल के तौर पे जैसे UAE की हम बात करते थे, या कोई भी ऐसा मुल्क है जो एक मैसिव किस्म की कैंपेन चलाता है, अपने शहरियों को वैक्सीन लगाता है, तो इस चीज के चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि उसके बाद वो ये शर्त लगा सकता है कि
उसके मुल्क में दाखिल होने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्लियर हो कि वो वैक्सीन उनको लगी हुई है और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, या उनका एटलीस्ट वैक्सीनेशन स्टेटस हो। क्योंकि दोस्त जब ये पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडीज़ का चेक करना, तो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन लगने से पहले चेक नहीं करवाई जाती। ये पूरी दुनिया में अभी तक का ये असूल है। और एक साथ यही सवाल पूछते हैं लोग कि क्या वैक्सीन हम उस वक्त लगवा सकते हैं कि जब हमें कोविड की इन्फेक्शन हुई हुई है, या ये इलाज है या ये प्रिवेंशन है। दोस्तों, जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जो इस तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, उनमें दो किस्म की इम्यूनाइजेशन हम करते हैं। एक होती है पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन बीमारी से पहले की जाती है, या बीमारी जब गुजर जाए तो नेक्स्ट टाइम बीमारी से बचाने के लिए की जाती है, और आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए और नेक्स्ट जब वायरस हमलावर हो तो उसका मुकाबला करे। इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन जब किसी शख्स को हुई होती है वो इन्फेक्शन, तो फिर जो उसको हम एक इम्यूनाइजेशन करते हैं उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी आप बनी हुई एंटीबॉडीज उस शख्स को लगाते हैं। जैसे अभी तो जैसे कराची में जो डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पिछले दिनों वहां की एक बहुत बड़ी खबर चलती रही है कि उन्होंने तरीका इलाज ढूंढा है। वो क्या करते हैं कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वहां से वो एंटीबॉडीज निकालते हैं, उनको पूल करते हैं, और फिर जिस शख्स को उस वक्त कोविड हुआ होता है और उसमें अलामात ऐसी आ रही होती हैं कि मरीज की खराबी का डर हो, तो उसको वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। इससे पहले जो कुत्ते का कांटे का इलाज है, उसमें क्या होता है कि आप रेबीज की वैक्सीनेशन करवाते हैं कांटे जाने से पहले, ताकि आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाए रेबीज वायरस के खिलाफ। इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन अगर किसी को कुत्ता काट ले और अलामात आने से पहले फिर आप कोशिश करते हैं, या अलामात के आगाज में ही एंटीबॉडीज लगाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाते हैं, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों, ये फर्क है दोनों में। और जो प्लाज्मा थेरेपी के अक्सर केसेस फेल होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब हम किसी रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लगाते हैं तो अक्सर मिसालों में हमें नहीं पता होता कि कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज इसके अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये थे कुछ बुनियादी सवाल, और एंड पे मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा उस फेवर के लिए जो आप लोगों की तरफ से मुझे हमेशा मिला है। मेरे ना कहने के बावजूद आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो जिसमें आपको लगता है कि किसी के लिए मैसेज हो सकता है, तो आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। और अगर आपका कोई दोस्त फ्यूचर में मेडिकल की कुछ भी खबरें जानना चाहता है जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं कोविड से हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूं कि कोविड ख़त्म हो तो हम बाकी बीमारियों पे वीडियोस भी बनाएं और बात भी करें, तो आप उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि वो सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।